हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ चिन्मया और हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा और लैंग्वेज। तो चलिए अपनी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। चित्र में बच्चा अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। वह इशारा भी करता है और भाषा का सहारा भी लेता है। मेले में दूसरे लोग भी किसी न किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात ही तो भाषा है। तो एक मेले का यहाँ चित्र बनाया गया है जिसमें कि बच्चा अपनी बात इशारे से अपनी बात समझा रहा है कि उसे क्या चाहिए। और भी लोग हैं मेले में जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यही जो हम बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं और अगला सुनकर हमारी बात समझता है, यही भाषा है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा भी जा सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा जा सकता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप हुए, मौखिक और लिखित। पहला है मौखिक भाषा। जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के रूप है। तो जब भी हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। फोन पे हम बात करते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, भाषण देते हैं, ये सब मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित रूप कहलाता है। समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। तो और जब भी हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि भाषा के लिखित रूप है। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे इधर आओ, हाथ के संकेत से, चुप रहो, मुंह पर उंगली रखकर आदि। सड़क पर चलते समय भी आपने कुछ संकेत देखे होंगे, जैसे यू टर्न न लें, जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ी पार्क न करें। ये संकेत यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। तो बच्चों, कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात किसी को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संकेत भाषा की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे है बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। तो जो छोटे क्षेत्र में या स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है वो बोली कहलाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है प्रायः। और बोलियां हैं हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि बोलियां हैं। फिर है मातृभाषा। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग होती है। तो बच्चा जिस भाषी परिवार में जन्म लेता है और अपने माँ बाप से या अपने परिवार वालों से जो भाषा सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। तो हमारे देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग होती है। आगे है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली आदि। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिस भाषा को राष्ट्र के अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि, और हर राष्ट्र की अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी है, पुर्तगाल की पुर्तगाली है आदि। आगे हम पढ़ेंगे राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। तो देश के सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा सुनिश्चित की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। और हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भारत की प्रमुख भाषाएं। तो भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को
भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे है विश्व की प्रमुख भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। तो विश्व में बहुत सारे देश हैं और हर देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो विश्व में अनेकों भाषाएं पढ़ी और बोली जाती हैं और बहुत सारे देशों में अंग्रेजी भाषा पढ़ी और बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच या फ्रांसीसी, रूस की रूसी, भारत की हिंदी, चीन की चीनी, जर्मनी की जर्मन, इंग्लैंड की अंग्रेजी, स्पेन की स्पेनिश। तो ये विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं थी। आगे है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपने बातों को लिख कर कह सकते हैं। इस प्रकार भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं, तो वैसे ही भाषा को लिखने के लिए भी कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। लिपि के माध्यम से हम अपनी बात लिखकर कह सकते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, तो हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे भाषा हिंदी की देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त भी मराठी, गुजराती और नेपाली लिखी जाती हैं। आगे है व्याकरण। भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। इस प्रकार व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम भाषा को बोलते हैं, लेकिन वो भाषा हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता है। तो भाषा को व्यवस्थित या फिर सही रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और जो भाषा के नियम होते हैं वही उसका व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं। आगे है हम जान गए। तो हमने इस पार्ट में हमने क्या क्या जाना। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है। तो हमने इस पाठ में इतना कुछ पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।